नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2019 जून के सॉल्व्ड आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 10 आ जाता है। प्रश्न 10 है, स्वच्छंदतावाद के तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर परिचय दीजिए। तो प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो प्रश्न आपने देखा कि स्वच्छंदतावाद के तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो उत्तर को देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में एक नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति का उन्मेष हुआ, जिसे स्वच्छंदतावाद कहा गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में एक नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति का उन्मेष हुआ। उसे स्वच्छंदतावाद कहते हैं, रोमांटिसिज्म। इस धारा का 1998 ईस्वी में फ्रांस में होने वाली राज्य क्रांति से गहरा संबंध है। इस क्रांति ने यूरोप की प्राचीन संस्कृति को पूर्णतः बदल डाला, जीवन मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, जीवन दृष्टि में युगांतर स्थापित कर दिया और इन सब का परिणाम साहित्यिक मानदंडों पर भी पड़ा, जहां प्राचीन धर्म, राज्य व्यवस्था और परंपरागत सामाजिक संस्कार बदलते और एक नवीन जीवन दृष्टि का उन्मेष हुआ। वहीं दूसरी ओर बदले और एक नवीन जीवन दृष्टि का उन्मेष हुआ। वहीं दूसरी ओर साहित्य के क्षेत्र में भी प्राचीनता का निर्मोह उतार कर नवीन भाव पुष्प से उसका श्रृंगार किया गया। रूसो इस रोमांटिक विचारधारा का प्रतिनिधि था। उसने मानव स्वतंत्रता पर बल दिया और कहा, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज फाउंड एवरीवेयर इन द चेन। उसी ने प्रकृति की ओर वापस लौटा का नारा लगाया। स्वतंत्रता की लालसा, बंधनों को काट फेंकने के उत्साह और प्रकृति के प्रति अदम्य प्रेम ने साहित्य को भी प्रभावित किया। तो स्वच्छंदतावाद क्या है आप समझिए। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दशक और 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में एक नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति का आरंभ हुआ। जो ये स्वच्छंदतावाद है, ये यूरोप में हुआ और ये कब हुआ? 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। क्या है? नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति का उन्मेष हुआ, उसी को ही स्वच्छंदतावाद कहते हैं। इस धारा का 1998 ईस्वी में फ्रांस में होने वाली राज्य क्रांति से गहरा संबंध था। जो फ्रांस में 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, राज्य क्रांति हुई थी, उससे इसका गहरा संबंध था। इसलिए क्रांति ने यूरोप की प्राचीन संस्कृति को पूर्णतः बदल डाला, जीवन मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, जीवन दृष्टि में युगांत स्थापित कर दिया और इन सब का परिणाम साहित्यिक मानदंडों पर भी पड़ा। प्राचीन धर्म, राज्य व्यवस्था और परस्परगत सामाजिक संस्कार बदले और एक नवीन जीवन दृष्टि का उन्मेष हुआ। वहाँ दूसरी ओर साहित्य के क्षेत्र में भी प्राचीनता का निर्मोह उतार कर नवीन भावपुष्प से उसका श्रृंगार किया गया। रूसो इस रोमांटिक विचारधारा का प्रतिनिधि था। उसने मानव स्वतंत्रता पर बल दिया और कहा, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज फाउंड एवरीवेयर इन द चेन।
उसी ने प्रकृति की ओर से वापस लौटा का नारा लगाया। स्वतंत्र लालसा, बंधनों को काट फेंकने के उत्साह और प्रकृति के प्रति अदम्य प्रेम ने साहित्य को भी प्रभावित किया। अठारहवीं शताब्दी के यूरोप साहित्य में 18वीं शताब्दी के यूरोप साहित्य ने अतीत के ग्रीक साहित्य को अपना आदर्श मानकर, यानी 18वीं शताब्दी के यूरोपीय साहित्य ने अतीत के ग्रीक साहित्य को अपना आदर्श मानकर अपने को शास्त्रीय नियमों में जकड़ दिया था। साहित्य की आत्मा बहुत कुछ अपेक्षित हो रही थी। ये लोग कला, नैपुण्य, छंदगत नियम, शिल्प, बाह्य अलंकार के मोह में उलझ गए, जिसमें काव्य में नैसर्गिक भावोन्मेष दबा रह गया। इस संबंध में मेयर का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। This poetic diction, defined from the grossness of domestic use, was the standard poetic speech of the 18th century. The heroic couple in was cast the standard meter. नव्य शास्त्रवादी व्यक्तिगत और विलक्षण के विरुद्ध सामान्य पर बल देते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रकृति सर्वत्र एक समान है। नेचुरल रीजन एंड नेचुरल गुडनेस वेर द सेम इन द मॉडर्न पेस और एशियंट एंथेंस। इस नव्य शास्त्रवाद और उसकी नियमबद्धता, कृत्रिमता और आडंबर प्रियता की प्रतिक्रिया में 19वीं शताब्दी के आरंभ में रोमांटिक काव्यधारा का जन्म हुआ। साहित्य को नियम, आदर्श, उद्देश्य, प्रधानता के चंगुल से निकालकर मुक्त किया गया। अनुकरण के बदले अंतःप्रेरणा पर बल दिया गया। इस परिवर्तन का विवरण J.T. सिप्ले ने अपनी पुस्तक ट्रेन इन लिटरेचर में इस प्रकार दिया है। विथ द रेजिनेंस हैड स्प्रंग an arousal of personality, a sense of individual right and power. Along chafing is such a bondage. Life in a sudden rush renewed its effort of sake of all yokes, reasons. The last refuge to a barren mind, convention, rule, and chain and device of city and court, far from the truth and the beauty of nature. Fresh schemes of an empty here. This is the new birth. Start the calendar anew. बहुत दिनों में श्रृंखलाओं में जकड़ा जीवन उन संबंधों को तोड़ फेंकने के लिए पुनः प्रयत्नशील हुआ। तर्क, परंपरा, नियम, इन सब को उसने बंधन माना। उन्हें प्रकृति के सत्य और सौंदर्य से दूर की वस्तु कहा और उसने मुक्त हुआ। साहित्य का एक नया अभ्यास आरंभ हुआ, स्वच्छंदतावाद। वस्तुतः एक सामान्य प्रवृत्ति है जो किसी भी कला या देश में अद्भुत हो सकती है और हुई है। इसी कारण स्वच्छंदतावाद विद्वानों के विवाद का विषय रहा है। उन्होंने अपनी सीमित दृष्टि से उसका विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। किसी ने उसे बुद्धि के विरुद्ध भाव का विद्रोह क्या कहा है, द रिवोल्ट ऑफ इमोशन अगेंस्ट रीजन्स। तो किसी ने उसे मध्य युग का पुनर्जागरण कहकर पुकारा है। पैटर ने उसे अद्भुत और सुंदर का मिश्रण कहा है। उसके बाद हम देखते हैं
डॉक्टर हैज स्वच्छंदतावाद कल्पना का उद्गम कौतूहलजनक, आश्चर्य, विस्मय और रहस्य भावना में मानता है। एवर क्रॉम्बे ने उसे यथार्थवाद का विरोध माना है और बाह्य अनुभव से आंतरिक अनुभूति, बाह्य अनुभव से आंतरिक अनुभूति की और अंतर प्रयाण कहा है। कुछ लोगों ने उसे अनियमितता की उपासना कहा है। इन्हीं विभिन्न व्याख्याओं के कारण अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान लवजॉय ने रोमांटिसिज्म के बारे में लिखा है। रोमांटिसिज्म इज ए होपलेसली वुल्ली टर्म फिट ओनली फॉर द स्लटर एंड दैट वन शुड स्पीक ओनली ऑफ रोमांटिसिज्म। उनके इस वक्तव्य का अर्थ यही है कि विभिन्न युगों और देशों में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति रही है और उसने एक दूसरे से कुछ भिन्न रूप भी धारण किया है। यहाँ हमारा उद्देश्य यद्यपि अंग्रेजी काव्य की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का ही विवेचन करना और उसकी विशेषताएं बताना है, फिर भी इस धारा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना अप्रासंगिक न होगा। ल्यूकस ने यथार्थवाद, रोमांटिसिज्म तथा अभिजात्यवाद का अंतर बताते हुए लिखा है कि हमारे पुराने संस्कार हमें रोमांटिसिज्म की ओर उन्मुख करते हैं। यथार्थ के प्रति रुचि यथार्थवाद की ओर तथा सामाजिक सुस्थिरता का भाव शास्त्रवाद की ओर ले जाता है, जिसके अंतर्गत हमें नियमों और परंपराओं का सामना रखना पड़ता है। स्वच्छंदतावाद कभी नियमों और परंपराओं का उल्लेख करता है, यथार्थ और समाज के प्रति विद्रोह करता है, तथ्य और कर्तव्यों के जगत को सपनों और मनोभावोन्मादों की बेदी पर बलिदान कर देते हैं। इन सबसे स्पष्ट है कि स्वच्छंदतावादी का मन शिशु एवं मुक्त वनवासी के समान होता है, जो केवल अनियंत्रित भावों के जगत में विहार करता है और अपनी ही दृष्टि से सब वस्तुओं को देखता है। जो आक्रमणशीलता बच्चे में होती है वही स्वच्छंदतावादी में भी होती है। वो परंपरा से स्वीकृत समस्त बंधनों और नियंत्रणों के प्रति विद्रोह करके उन्हें तोड़ फेंकना चाहता है। यही आक्रमणशीलता उसे पहले परपीड़न रति की ओर ले जाती है, जिससे वशीभूत हो वो अपने प्रिय को क्लेश पहुंचाने को कामना करती है और तदुपरांत स्वपीड़न रति की ओर, जिसमें वह स्वयं को कष्ट देने में सुख पाता है। यही कारण है कि स्वच्छंदतावादी काव्य में व्यक्ति प्रधान दृष्टिकोण और विषाद का स्वर प्रमुख होता है। अब हम स्वच्छंदतावाद विशेषतः अंग्रेजी काव्य की स्वच्छंदतावादी धारा की विशेषता पर प्रकाश डालेंगे। पहला है विद्रोह की प्रवृत्ति। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का संबंध फ्रांसीसी राज्य क्रांति से था, अतः उसमें स्वतंत्रता एवं विद्रोह का भाव होना स्वाभाविक था। उसमें हमें न केवल राजनीतिक शक्तियों के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध ही अपितु नीति, धर्म, साहित्यिक परंपराओं और शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध भी विद्रोह मिला है। बीपी शैली का काव्य विशेषतः प्रोमेथस अनबाउंड इसका प्रमाण है। इसलिए मेयर ने लिखा है, द पोइट्री ऑफ शैले is the expression of what the children of the revolution, men and the women who were brought up in and believe in the revolutionary gospel through thought about these things. इस काव्य ने न केवल भाषा शैली के क्षेत्र में ही विद्रोह किया, अपितु विषय के क्षेत्र में भी नए मार्ग का अनुसरण किए, नए साहित्यिक प्रयोग किए और उसमें सफलता भी पाई। छंदों के विविध स्वरूपों का उद्घाटन किया। उनका काव्य एक नई चिंताधारा तथा नई भावोन्मेष में अनुप्राणित है। उन्होंने अभिजात्य के स्थान पर सामान्य को अपना वन्य विषय बनाया। उनके लिए वस्तु का उदात्त होना आवश्यक नहीं था। साधारण से साधारण वस्तु, खंडहर, सुखीपति, स्काईलार्क
मृत्यु, कब्र, पश्चिमी हवा, शमशान आदि भी काव्यात्मक चित्रण के लिए उपयुक्त थे। साधारण मानव के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति थी, अतः उनकी कविता के पात्र अभिजात्य या कुलीन के स्थान पर साधारण और सामान्य स्तर के हैं। इन्होंने बुद्धिवाद का भी विरोध किया। वर्ड्सवर्थ ने उसके बारे में लिखा है, दैट फॉल्स सेकेंडरी पावर बाय विच वी मल्टीप्लाई डिस्टिंक्शन। दूसरा है कृत्रिमता से मुक्ति। प्रकृति की ओर लौटने तथा सरलता के प्रति आग्रह ने कवियों को कृत्रिमता तथा आडंबर से मुक्त होने की प्रेरणा दी। इन्हीं भावों से अनुप्रेरित होकर लिरिकल बालार्ड्स नामक काव्य संग्रह लिखा गया, जिसमें सामान्य व्यक्तियों के सहज और सरल भावों को चित्रित किया गया था। वस्तुतः रोमांटिक कवियों का उद्देश्य ही कृत्रिम यथार्थ लेखन शैली से मुक्त होना था। उन्होंने शैलीगत सरलता को अपनाया। 1798 में प्रकाशित लिरिकल बैलाड्स की भूमिका, जो एक प्रकार से रोमांटिसिज्म का सिद्धांत पत्र है, इसी बात पर बल देती है। दे वेर रिटन चीफली टू ascertain how far the language of conversation in the middle and the lower classes of society is adapted to the purpose of poetic pleasure. Being less under the influence of social vanity, the convey their feelings and notions is simply an unelaborated expressions. अर्थात ये कविता इसी बात का पता लगाने के लिए लिखी गई कि मध्य तथा निम्न वर्ग के लोग की बोलचाल की भाषा काव्यानंद के लिए उपयोगी हो सकती है। ये लोग सामाजिक मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के कारण अपने भावों एवं विचारों को सरल तथा अकृत्रिम शब्दों में व्यक्त करते हैं। इन कवियों का स्पष्ट मत था कि व्यक्ति मिथ्या दंभ के कारण अपने विचारों और भावों को स्पष्ट व्यक्त नहीं करता और हमें आडंबर से बचना चाहिए। इसी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप स्वच्छंदतावाद ने कृत्रिमता के अत्याचार से मुक्त होने का आंदोलन आरंभ कर कविता में जन सामान्य की भाषा को अपनाने की बात पर बल दिया। उसने अनावश्यक आडंबर, कृत्रिमता, बाह्य सजा को हटाने का प्रयास किया। तीसरा अतीतोन्मुखता। यद्यपि 18वीं शताब्दी में ही साहित्यकार अपने युग के विवेकाधिक्य, बौद्धिकता और तर्क से उभरकर मध्य युग की ओर आकृष्ट हुए थे, परंतु उसका भाव उनके साहित्य पर ही नहीं दिखाई देता। यद्यपि डॉक्टर जॉनसन की प्राचीन रोमांसों में प्रगाढ़ रुचि थी, तथापि उनका साहित्य रोमांटिक नहीं कहा जा सकता। मध्ययुगी के प्रति आकर्षण को कोलरिंज से आरंभ होते भी मानना उचित नहीं। उससे कहीं पहले होरेस, वालपोल तथा पर्सी की मध्य युग के साहित्य और शिल्पकला के प्रति पर्याप्त रुचि थी। रोमांटिक काव्यधारा के अंग्रेजी कवि कॉलोनिज शैली किट्स ने उसको और अधिक पुष्ट किया। द एसेंट मैरिनर, ला वेला डैम सन्स मर्सी, द ग्रेसियन यूर्न इसके प्रमाण है। कथा साहित्य में वाल्टर स्कॉट के उपन्यासों में अतीत का यह पुनरावर्तन देखा जा सकता है। संसार यह है कि मध्य युग के गीतों, गाथाओं तथा रोमानिक कहानी की ओर आकर्षण स्वच्छंदतावाद की एक अन्य विशेषता है। चौथा है कल्पना का प्राधान्य। स्वच्छंदतावादी इस कठोर जगत से दूर रहना चाहता है, नवीन और अनुपम के प्रति आकृष्ट होता है। वो वास्तविकता से पलायन कर कल्पना लोक में विचरण करना चाहता है। सभी अंग्रेजी रोमांटिक कवियों में हमें कल्पना का प्राधान्य मिलता है। वे जब कभी बाह्य स्थूल जगत या विचार जगत के किसी पदार्थ के संपर्क में आते हैं, उनकी कल्पना उन्हें दूसरे लोक में ले जाती है। वे इसी जगत को छोड़ किसी अद्भुत इंद्रिय जगत में विचरण करने लगते हैं। उनका मस्तिष्क सूक्ष्म भावों को अधिक तत्परता के साथ ग्रहण करता है और वे सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव विषयों को पकड़
उन्हें जड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत करते हैं। उन्हें साधारण पदार्थों में दार्शनिक अर्थ पूरा भरा हुआ प्रतीत होता है। स्वच्छंदतावादी प्रकृति को जीवन का प्रेरणादायक तत्व मानता है। उनके लिए इंद्रधनुष केवल विविध रंगों का मनोरम हृदय दृश्य नहीं है, वह जीवन को नव स्फूर्ति और नव प्रेरणा प्रदान करता है। They acquire a new power to enrich the intense life of the human spirit, mountains and lakes, the dignity of peasant, medieval thoughts and poetry, the art and the mythology of Greece all become spring of poetic inspiration and poetic joy. यह सब कवि के दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण संभव हुआ और उसके लिए उसकी कल्पना, हृदय की उदारता, रागात्मकता उत्तरदायित्व थी। इसी कल्पनाजन्य तत्परता ने प्रकृति को संदेशदात्री और शिक्षिका के रूप में देखा। इसी कल्पना ने उसे रहस्यवादी बना दिया और वह प्रकृति के कण कण में ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने लगा। वह प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक संबंध में बांधकर देखता था। वह पुष्प को पुष्प मात्र न मानकर उसमें रहस्य छवि देखता था। एबरक्रॉम्बी ने इस संबंध में लिखा है, द लाइफ विच प्रोग्रेस डायरेक्ट इंट्यूशंस ऑफ द प्योर ट्रुथ बीइंग wholly independent of the faculties by which it takes hold of the illusory contaminations of this present world. कल्पना ने ही उनकी अभिव्यक्ति को प्राचीन से भिन्न, अद्भुत और मनोरम बना दिया। जिस प्रकार हिंदी के छायावादी कवियों ने स्थूल के लिए सूक्ष्म उपमानों का प्रयोग किया, उसी प्रकार रोमांटिक कवियों ने काव्यों में स्थूल की तुलना के लिए सूक्ष्म उपमानों प्रयुक्त हुए हैं। शैली पश्चिमी हवा का प्रभाव बताते हुए लिखता है कि सूखी पत्तियाँ प्रेतों की तरह भागती है। The leaves dead are driven like ghosts from an enchanted feelings. इसी प्रकार वह स्काई लार्क एक चिड़िया की तुलना विचारों में छिपे कवि से करता है। लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। कल्पना की अतिशयता के कारण कहीं कहीं इनका काव्य अमृत, सूक्ष्म और विरल हो उठता है, जिसके कारण आर्नल्ड ने शैली के बारे में लिखा है, ही इज़ एन इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इट्स लुमिनियस विंग्स इन वॉइड इन ए वैन। अर्थात वह एक दूत है जो अपने चमकीले पंखों को शून्य में व्यर्थ ही फड़फड़ा रहा है। पांचवा अद्भुत तत्व, कल्पना लोक में विचरण करने वाले इन कवियों का अद्भुत के प्रति मोह स्वाभाविक था। इसी के फलस्वरूप अतिमानवीय तत्व अपना भूंडापन और यांत्रिकता छोड़ एंशियंट मारिनर जैसी कविताओं में स्वाभाविक और आकर्षक रूप में व्यक्त हुआ। उसके द्वारा काव्य में ऐसी सांकेतिकता आ गई जो काव्य को प्रभावशाली बना देती है तथा पाठक की कल्पना को स्पर्श करती है। वर्ड्स टंडन ने इसी प्रवृत्ति को ठीक ही अद्भुत का पुनर्जागरण कहा है। छठा है व्यक्तिवादी और भाव प्रवणता। स्वच्छंदतावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां है व्यक्तित्व बोध। इसमें कवि अपनी दृष्टि, अपनी भावना, अपनी रुचि को प्रधानता देता है। प्रबंधन काव्य में यदि नायक आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है तो गीत काव्य में कवि अपनी उदासी, निराशा, वेदना, व्यथा आदि का चित्रण करता है। काव्य में विवेक के स्थान पर संवेग, भावुकता, आकांक्षा, आदर्शमयता होती है। वह अरूप की भावना में रमता है और स्थूल से अधिक सूक्ष्म को महत्व देता है। उसमें गहन अनुभूति होती है और उसकी यह तीव्र अनुभूति उसके काव्य सृजन की प्रेरणा देती है। भाव प्रवणता
स्वच्छंदतावाद साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। वर्ड्सवर्थ कविता को प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन कहता है। इसी प्राधान्य के कारण कवि अपने ही भावोन्मादों में लिप्त रहता है, जिसकी अतिशयता से क्षुब्ध होकर गेटे ने कहा था, रोमांटिसिज्म वाज डिजीज्ड। सातवां सौंदर्य दृष्टि और इंद्रियता। स्वच्छंदतावाद में सौंदर्य प्रेम और सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा ये दो मुख्य तत्व हैं। स्वच्छंदतावादी कवियों के काव्यों में सौंदर्य भावना सर्वत्र मिलती है। शैली संपन्न प्रकृति को सौंदर्यमयी पता है। किट्स के काव्य का एकमात्र संदेश ही यह है कि सौंदर्य शाश्वत और चिरंतन है और वही सर्वोच्च सत्य है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल, यस नाउ ऑन द अर्थ एंड ऑल येट ये नीड टू नो। किट्स के काव्य में इंद्रियता का तत्व प्रधान है। उसके लिए जीवन संवेगों की श्रृंखला है, अतः उसके काव्य की प्रत्येक पंक्ति में स्पर्श, गंध और दुष्टजन्य आनंद का उल्लेख मिलेगा। वह संवेदनाओं से पूर्ण है। कदाचित इसी से उसने एक पत्र में लिखा था, फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर ऑफ थॉट। और दूसरे में लिखा था, इट इज़ मोर नोबल टू सिट लाइक जोव देन टू फ्लाई लाइक मर्क्यूरी। प्रकृति प्रेम। 18वीं शताब्दी का अंग्रेजी कवि नागर प्रकृति का चित्रण करता था। उसकी प्रकृति सुव्यवस्थित थी, पर 19वीं शताब्दी के कवि ने प्रकृति के मुक्त प्रगाण में स्वच्छंदता विहार किया। उसकी प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम था, वह उनके मन पर छाई रहती थी। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, द साउंडिंग कैटरैक्ट हंटेड मी लाइक ए पैसन। भाषा और शिल्प। स्वच्छंदतावाद सयासा शिल्प और बाह्य अलंकारों का विरोध था। वह मानव के नैसर्गिक मूल भावों का चित्रण सहज तथा आडंबरहीन भाषा शैली में करने का पक्षधर था। वर्ड्सवर्थ ने तो बोलचाल की आम भाषा को ही काव्य भाषा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। भाषा की सहजता का तात्पर्य भावों अथवा अभिव्यक्ति की सपाटता से नहीं है। स्वच्छंदतावादी कवि सपाट गद्यात्मक कथन के स्थान पर सूक्ष्म व्यंजना और सांकेतिक के महत्व पर बल देते हैं, जिससे काव्य में रहस्यात्मक सौंदर्य और दार्शनिकता की व्यंजना शक्ति भी बढ़ जाती है। छंद प्रयोग में भी इस युग में कवि का स्वतंत्र भाव स्पष्ट है। पिछले युग में सधे बंधे अनुशासित तुकांत हीरोइक कपलेट के स्थान पर इन्होंने कोमल मधुर प्रगति का फिर मुक्त छंद को अपनाया तथा उसी की क्षमता को उद्घाटित किया। स्वच्छंदतावादी काव्य अपनी विपुल प्रगति सृष्टि के कारण पहले और बाद में कवियों के बीच एक विशिष्ट स्थान रखता है। तीव्र अनुभूति और भावोवेग से प्रेरित इन रचनाओं में आंतरिक संगीत का प्रभाव है। भाषा की गतिशील है और साथ ही भाव की केंद्रता तथा एकाग्रता है। इन कवियों ने प्रबंधों की रचना भी की है, परंतु वो इनकी विधा नहीं है। भाषा और छंद की नवीनता के साथ स्वभावतः इन कवियों का बिंब विधान भी अपनी मौलिकता तथा ताजगी के कारण आकर्षित करता है। उन्होंने अपने बिंबों का चयन प्रकृति से तो किया है, इसके अतिरिक्त जनमानस में संचित लोकगाथाओं के बिंबों को भी कविता में उतारा है। इसके अतिरिक्त मध्ययुगीन सुरमाओं, परियों, चर्च चैपल आदि से संबंधित बिंबों का भी उन्होंने उपयोग किया है। इनकी कविता अपनी बिंब धर्मिता के कारण ही नहीं, बिंब को विविधता और मौलिकता के कारण भी अपनी अलग पहचान रखी है। स्वच्छंदतावाद और अभिजात्यवाद का अंतर। पहला, स्वच्छंदतावाद कवि संवेगों से परिचालित होता है, जबकि अभिजात्यवाद बुद्धि तर्क का सहारा लेता है। दूसरा, स्वच्छंदतावाद की विशिष्टता है वैश्विकता बोध, जबकि अभिजात्यवाद सामान्यकरण पर बल देता है। तीसरा, अभिजात्यवाद परंपरा के प्रति श्रद्धावान था, स्वच्छंदतावाद में उसके प्रति विद्रोह हुआ।
चौथा, स्वच्छंदवादी प्रकृति में असीम सत्ता के दर्शन करता है, मानव मन पर उसके गहरे प्रभाव को स्वीकार करता है, उसे कल्पना तथा अनुभूति का उद्रेक करने वाला श्रोता कहता है। अभिजात्यवाद उसे स्थूल पदार्थ मानता है। पांचवा, स्वच्छंदवाद सहज भाव से, सरल भाव से अपने भावों को प्रकट करता है। अभिजात्यवादी का बल आडंबरपूर्ण अलंकृत शैली पर है। छठा, अभिजात्यवादी जीवन और जगत को यंत्रवत मानकर उनका चित्रण करते थे। स्वच्छंदवादी के लिए जगत विशेषतः प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति में पूर्ण है। सातवां, अभिजात्यवादी रूप विधान एवं शिल्प को महत्व देता था। स्वच्छंदवादी संवेग, भावोद्रेक और कल्पना को महत्वपूर्ण मानता है। आठवां, अभिजात्यवाद काव्य में स्वयं विवेक की प्रधानता है। स्वच्छंदवादी काव्य में भावोच्छ्वास की है। नौवां, अभिजात्यवादी के लिए मनुष्य केवल इस भौतिक जगत के प्राणी है। स्वच्छंद परमात्मा का अंश देखता है। तो इस तरह से ये स्वच्छंदवादी के ऊपर हमने विचार किया और इस तरह से आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये स्वच्छंदवादी के विषय में आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पाश्चात्य के विभिन्न कवि है, काव्यशास्त्र, उनके मत में उन्होंने क्या कहा है। स्वच्छंदवादी और अभिजात्यवादी के भीतर भी ये डिफरेंस यहाँ पर कहा गया है। बहुत सारे इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन से जो उन्होंने कहा है उसे भी यहाँ पर सुना गया। कहीं के शब्द अचानक पढ़ने से प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हुई है, तो आप उसे सुधार कर खुद पढ़ लीजिएगा। और इस तरह से ये जो स्वच्छंदवाद की तात्पर्य स्पष्ट करते हैं, उनके प्रमुख प्रवृत्तियों को परिचय दीजिए। इसे बार बार सुनिए, छोटा करके थोड़ा सा इसे प्रिपेयर कीजिए, हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।